सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो पूरे प्रदेश और देश की सुर्खियों में रहते हैं। और इस सप्ताह की सुर्खियों का विषय है भारत रूस संबंध और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल से प्रोफेसर सोनम गोयल और लेखक एवं प्राध्यापक श्री ब्रह्मदीप अलूने जी। आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भारत रूस संबंधों की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होते रहे हैं। ये मुलाकातें न केवल समझौतों को अंतिम रूप देती हैं बल्कि भविष्य की साझेदारी की दिशा भी तय करती हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस हालिया भारत यात्रा को आप भारत रूस संबंधों के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? कटियार जी, से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, इसलिए भी क्योंकि भारत और रूस के बहुत ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए भी क्योंकि यह जो यात्रा है ये ऐसे समय हुई है जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उसके बाद पहली बार पुतिन भारत आए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन भारत आए। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं उसका सामना जब भारत कर रहा है उस दौर में पुतिन भारत आए जी। तो इन तीनों दृष्टिकोणों से पूरी दुनिया की नजर थी भारत पर, इसलिए कि क्या पुतिन के साथ भारत के समझौते होंगे। निश्चित तौर पर मोदी जी पर भी दबाव डालने की कोशिश थी और पुतिन पर भी दबाव डालने की कोशिश थी, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने तमाम दबाव को दरकिनार करके राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखा। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा भारत ने कि रणनीतिक स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम राष्ट्रहित के अनुसार अपने फैसले लेंगे। यदि हमें हथियार खरीदना हुआ तो हम रसिया से खरीदेंगे, यदि हमारे देश को फायदा हो रहा है तो हम तेल कम भाव में खरीदेंगे। और पुतिन ने भी सहमति जताई जी। ये जो समूची यात्रा है इस पर यूरोप का नजरिया भी यह था कि यूक्रेन को लेकर भारत को रूस पर दबाव डालना चाहिए और मोदी जी ने ऐसा कहा। मोदी जी ने कहा कि आप युद्ध को रोकिए क्योंकि ये दौर शांति का है। तो एक तो यूरोप का ये विचार कि भारत के कहने पर पुतिन युद्ध रोक देंगे गलत विचार है, क्योंकि इस युद्ध में यूरोप शामिल है, इस युद्ध में अमेरिका शामिल है। दूसरी बात यह भी है जो भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि जो चीन और रूस की जो भागीदारी बढ़ रही है उससे भारत भी आशंकित है और यह भी लगता है कि क्या चीन कठिन समय में भारत का साथ देगा। लेकिन यह जो यात्रा है इसके ठीक एक दिन पहले रसिया से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि चीन से हमारे संबंध सीमा पार तक के हैं, मतलब बहुत मजबूत संबंध है रूस और चीन के, लेकिन भारत भी जितना आगे बढ़ सकता हम स्वागत करेंगे। तो जो रूस है वो भी चीन को हावी होने देना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि दूसरे नंबर पर चला जाए। पहले नंबर पर अमेरिका है, मतलब रूस अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है, तो वो रूस भारत को विकल्प के तौर पर देखता है, चीन के विकल्प के तौर पर। तो इस प्रकार से इस यात्रा पर दुनिया भर की नजर थी। भारत ने बहुत अच्छा संदेश दिया। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां एयरपोर्ट तक गए, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया और हमने ट्रंप को संदेश दिया कि हम डरते नहीं है, पुतिन हमारा दोस्त है, दोस्त थे और दोस्त रहेंगे, और साथ ही साथ हम अपने राष्ट्रीय हित है उससे समझौते नहीं करेंगे। यदि रूस और भारत की सामरिक भागीदारी है, आर्थिक भागीदारी है तो वो बढ़ेगी, वो कम होने वाली नहीं है। कटियार जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। भारत और रशिया के संबंध की यदि हम बात करें तो लंबे समय से हमारे संबंध बने हुए हैं। ये 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था जो अपने आप में ये बताता है कि दोनों देश लगातार उच्च स्तरीय बातचीत के माध्यम से अपने संबंधों को प्राथमिकता देते रहे हैं। इस तरह की जो निरंतरता है वो हमारी इस साझेदारी की स्थिरता को भी दर्शाती है। तो इस यात्रा के दौरान 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का एक सबसे बड़ा सकारात्मक संदेश आप क्या मानती हैं मैम? जैसे कि अलूने सर ने कहा, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जो दोस्ती और एक साझेदारी भारत और रूस की रही है, खासकर के जब से भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद उसके ऊपर एक दबाव था कि वो दोनों बड़े गुटों में से किसी एक गुट को चुने। उसमें मुझे लगता है कि रूस ने भी अपनी दोस्ती जो है उसको काफ़ी निभाया है। जिस तरह की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए उसने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो इस बार सकारात्मक संदेश मुझे लगता है कि कई स्तरों पर है। जैसे पहला स्तर, जैसे सर ने भी मेंशन किया कि कहीं ना कहीं वैश्विक जो एक भू राजनीतिक दबाव भारत के ऊपर बनाया जा रहा था, चाहे वो टैरिफ की नीति से था या फिर वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा या नाटो के द्वारा जो किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं दोनों ने ही इस चीज को मुझे लगता है कि उस दबाव को कम किया है और विश्व में कहीं ना कहीं इस चीज को स्थापित किया है कि भारत आज भी, भले ही कितने भी दबाव उसके ऊपर बनाए जाएं, आर्थिक हो, सैन्य हो या फिर राजनीतिक भी हो सकते हैं, लेकिन आज भी उस 1947 की तरह भारत आज भी अपने दम पर खड़ा है और अपनी राजनीति, अपनी जो विकास की नीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे अगर रूस की दोस्ती
दोस्ती को फिर से कायम करना है, चीन से वार्ता करनी है, तो वो करने में सक्षम है और उसके लिए उसे किसी का भी एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि इसी के तहत जो प्रोग्राम 2030 का जो एक मिशन पिछले साल वार्षिक सम्मेलन हुआ था उसके तहत तय किया गया था, उसमें भी मुझे लगता है कि एक पड़ाव इस वार्षिक जो शिखर हुआ है उससे भी उसमें एक मजबूती आई है, जिसमें ना सिर्फ ऊर्जा, ना सिर्फ सैन्य क्षमता, लेकिन कृषि, रोजगार, कई सारे ऐसे मुद्दों पर जो है हमारे समझौते हुए हैं, उनने समझौते हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सकारात्मक संदेश पूरे देश के लिए है कि शांति ही आगे की पहल है। युद्ध या हिंसा से आप किसी को दबा नहीं सकते हैं, आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं, और भारत इसकी पहल पहले भी करता आया है और आज भी शायद वो इस संदेश को लेकर विश्व में अपनी जगह को स्थापित कर रहा है। जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी आपने जिक्र किया कि हमारे देश और रशिया के बीच में अभी इस वार्ता के दौरान 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला सवाल मेरा आपसे है सर कि भारत रूस के जो संबंध हैं कई दशकों से भरोसे, रणनीति और ऊर्जा सहयोग पर आधारित रहे हैं और इस यात्रा में दोनों देशों के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन 19 समझौतों ने भारत रूस संबंधों की रणनीतिक दिशा को किस तरह से मजबूत किया है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? तो कटियार साहब, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। अभी तक दुनिया यह जानती है कि भारत और रसिया के रक्षा संबंध है, सामरिक संबंध है, और दुनिया की नज़रें थी कि क्या हम S-500 को लेकर सौदा करेंगे या सुखोई जो अत्याधुनिक विमान है उनको लेकर समझौता करेंगे, लेकिन नहीं, इस बार हमने ऐसी कोई बात हमारे यहाँ पर हुई ही नहीं। हमने दुनिया को संदेश दिया कि यदि व्यापार करना है तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से ही व्यापार करें, हम यूरोप से ही व्यापार करें, हम यूरेशिया से भी व्यापार कर सकते हैं। और खासकर जो रूस के साथ के जो अन्य राष्ट्र हैं, आर्मेनिया को लेकर बात हुई, बेलारूस को लेकर बात हुई, तो ये बहुत अच्छा संदेश है। अब इन 19 समझौतों में देखिए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं। हमने देखा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से यूक्रेन पढ़ने वाले बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भारत आए, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। भारत के लिए भी एक संकट था क्योंकि हमारे युवाओं की बात थी। तो अब चूंकि देखिए रूस में एक स्थिरता है, पुतिन 25 सालों से सत्ता में, और वो स्थिरता जो है वो प्रभावित नहीं होती है। जैसे बाइडेन गए, ट्रम्प आए, तो एक संकट होता है कि किसकी नीतियां क्या होगी, लेकिन पुतिन की नीतियां बदस्तूर जारी भारत के पक्ष में। अब मेडिकल स्टूडेंट यदि वहां पर पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाते हैं रूस, तो पहले तो रूस का भी फायदा है। यूक्रेन जाने वाले हमारे विद्यार्थी कहाँ पर जाएंगे? रूस जाएंगे। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी रूस जाएंगे, चाहे तकनीक के लिए हो चाहे मेडिकल के लिए हो, तो उसमें वो अंतरिक्ष विज्ञान का जो दुनिया का एक पावर है रसिया, उसका फायदा हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। मेडिकल के तौर पे भी आप देखिएगा कि जो अत्याधुनिक खोजें होती है, अधिकांश जो रिसर्च होता है, बहुत ही अच्छा रिसर्च, वो कहाँ से आता है? रसिया से आता है। तो ऐसे में उनको लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, एक समझौता हुआ हमारा कि आर्कटिक को लेकर एक हमारा समझौता हुआ है। देखिए हिंद महासागर से आप आर्कटिक जाते हैं। आर्कटिक एक छोटा सा महासागर है जो अफ्रीका से लगा, यूरोप से लगा, एशिया से छोटा सा है वो जो पूरा इलाका। अब हम हजारों किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी यूरोप जाने में हमको, और न केवल हमारा यूरेशिया का व्यापार क्लियर होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक फायदा और होगा। यूरोप बहुत ठंडा है, मतलब जो रूस के इलाके हैं, काकेशस से लेके जो सारे इलाके वो बहुत ठंडे, तो हमारे जो सैन्य दल है वो वहां पर जाके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वो वहां पर 0 से बहुत नीचे तक टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमको चीन से लद्दाख और इन इलाकों में युद्ध भी लड़ना, सियाचिन वगैरह में। तो ये जो समझौते हुए इतने सोच समझ कर समझौते हैं, व्यापार की दृष्टि से, मेडिकल की दृष्टि से। फिर हमने रशियंस को वीजा फ्री करने की जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर एक बात और है जिससे रसिया डरता है, मतलब चीन से जो कामगार जाते हैं, तो चीन और रसिया मिले हुए हैं, बहुत लंबी बॉर्डर है उनकी, तो क्या हो रहा है कि चीन के लोग वहां पर जाके बस जाते हैं। लेकिन भारत का कल्चर ही अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, तो भारत से जो कामगार जाएंगे और उसमें बसेंगे नहीं, वो वापस आएंगे भारत। तो ऐसे समझौते हुए, चाहे कामगारों को लेकर समझौते, चाहे मेडिकल को लेकर, चाहे जहाजरानी को लेकर, चाहे अंतरिक्ष को लेकर, और इसके साथ ही साथ जो हमारे एक जो छोटे रिएक्टर वाला समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप छत्तीसगढ़ को देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद जैसे समाप्त हो रहा, लगभग हो गया है। वहां पर बिजली के खंभों को सबसे ज्यादा टारगेट करते थे नक्सली। उत्तर पूर्व में भी ये चुनौतियां हैं, बिजली के खंभों को उड़ा देंगे या आंधी तूफान चलेगा तो बिजली के खंभे गिर जाएंगे। अब क्या होता है कि जब छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं वो बरसों तक चलते हैं, और ऐसे जो दूरस्थ इलाके वहां पर यदि वो स्थापित होते हैं तो उसका फायदा होगा कि बिजली की समस्या, आंतरिक सुरक्षा जैसी जो चुनौतियां सामने आती है उससे हम निपटने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो 19 समझौते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण समझौता और है जिसकी चर्चा बार बार करना चाहिए। देखिए ट्रम्प ने हमारे टेक्सटाइल मार्केट को टारगेट किया, अब हमने
बहुत ही कूटनीतिक दृष्टि से बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया। अब हमने छोटे छोटे देशों को देखा है कि उस टेक्सटाइल के मार्केट को हम अपने कपड़ा व्यापारी कहाँ पर जाएंगे। अब हमारे मार्केट जो खुल रहा है, मुक्त बाजार को लेकर बात हुई, अब हमारे जो व्यापारी वो आर्मेनिया जाएंगे, बेलारूस जाएंगे, अब कजाकिस्तान जाएंगे, किर्गिस्तान जाएंगे, रसिया जाएंगे। तो इससे जो टेक्सटाइल वाला मार्केट है वो मार्केट भी मजबूत होगा। तो जो 19 समझौते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के समझौते हैं और इसका फायदा हमारे व्यापारियों को मिलेगा। और जो एक संगठित तौर पर हमारे खिलाफ यूरोप और अमेरिका आया था कि हमारे मार्केट को बर्बाद कर देंगे, तो हमने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से और दूरदर्शिता से उनको जवाब देने की कोशिश की, जिसका फायदा आने वाले समय में भारत को मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। निश्चित रूप से जो यूरोप और अमेरिका का एक दबाव बनता दिख रहा था उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दरकिनार और कम कर दिया है इस भारत रशिया की जो समिट हुई मोदी जी और पुतिन की बातचीत के जरिए। मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे है, व्यक्तिगत कूटनीति की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कूटनीति है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और विश्व मंच पर एक भाव ऐसा दिया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तो आप इन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत तालमेल और द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार से देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही, चाहे वो भारत हो चाहे वो रूस हैं, दोनों ही आज विश्व में कहीं ना कहीं जो दबाव की हम बात कर रहे हैं उसको लगातार महसूस कर रहे हैं। रूस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने वर्चस्व को बढ़ा भी रहा है और वो धीरे धीरे विश्व में अपना एक पहचान जो है उसको स्थापित भी कर चुका है। दोनों ही का जो एक पारस्परिक संबंध है वो कहीं ना कहीं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोटोकॉल को भले ही लोगों ने कहा कि ब्रेक किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक व्यवहारिकता का भी संदेश उस प्रोटोकॉल ब्रेक से किया, जहां पर इतनी अहम एक मीट जो होने वाली थी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उन्होंने वहां पे जाके उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे देशों को भी एक ये संदेश देने की कोशिश की है उसके द्वारा कि ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है जो हम हर साल शिखर सम्मेलन में करते हैं, लेकिन ये एक व्यवहारिकता है। और भारतीय पद्धति या जो हमारी संस्कृति है उसमें अगर किसी और देश से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको मिलना, उसका सम्मान करना कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो वो प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं मैं कहूंगी उसको, मैं कहूंगी कि उन्होंने हमारी संस्कृति का एक परिचायक जो है वो विश्व पटल में दिया है। और उसी के स्वरूप अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पुतिन ने भी किया। अगर वो चाहते तो वो सिर्फ शिखर सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस हॉल में या रूम में बैठकर अपनी वार्तालाप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर जो फूल अर्पण किए, कहीं ना कहीं वो भी इस पूरी जो सम्मेलन था इसको एक व्यवहारिकता का आयाम दिया है, जो कि हमारी दोस्ती, हमारी साझेदारी को और मजबूत करता है और कहीं ना कहीं विश्व में फिर से इस चीज को स्थापित करता है कि भारत और रूस लंबी रेस के खिलाड़ी हैं। इतना जल्दी उनके बीच में भेदभाव या असमंजस पैदा करना आसान नहीं होगा और दबाव बनाइए, लेकिन इनकी संस्कृतियां, इनका जो आसपास का मेल है वो इनको आगे लंबे समय तक इनकी दोस्ती को बराबरी से लेकर चलेगा। सर, आपसे अगला सवाल है मेरा, अभी आपने जिक्र भी किया था कि भारत और रूस के बीच जो व्यापारिक संबंध है, जो व्यापारिक तौर से सामान का ट्रांसफ़र होता है भारत और रशिया में, अभी तक जो एक गलियारा था उसमें करीब 16,050 किलोमीटर की यात्रा थी। अभी जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें सिर्फ 10,000 किलोमीटर की यात्रा से भारतीय जहाज रूस तक पहुंच जाएंगे। भारत और रूस के व्यापारिक लक्ष्य 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने की बात की जा रही है। तो उसमें इस गलियारे का कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है जी। और चीजें सस्ती या महंगी होगी वो भी कौन तय करता है? समंदर तय करता है। आपने देखा होगा कि इजराइल पर जैसे ही हुतियों ने हमले शुरू किए, जहाजों के रास्ते बदलना पड़े, और जैसे ही जहाजों के रास्ते बदलना पड़े तो दुनिया में एक संकट खड़ा हो गया कि महंगाई बढ़ जाएगी जी। अब आप देखिएगा कि एक कॉरिडोर बनता है जो चेन्नई से एक जहाज को यूरोप के दरवाजे तक पहुंचा देता है और उसमें तकरीबन 10,000 किलोमीटर जो है वो कम हो जाते हैं जी, या उससे ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आवागमन में जो अधिकांश जो अत्यधिक खर्च है वो कम हो जाता है। सबसे पहला तो फायदा होगा कि जो उसकी कीमत है, कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बचत हो रही है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, अब आते हम मार्केट पर। मार्केट का कैसा फायदा मिलता है? अब आप देखिएगा कि यूरोप, जो रूस की आप राजनीति को देखेंगे या रूस की कूटनीति को देखेंगे या पुतिन के काम करने के तरीकों को देखेंगे तो पुतिन जो है वो तीसरी दुनिया के देशों के ज़्यादा करीब है जी। यूरोप आपके लिए बार बार दरवाजे बंद करता है, बार बार आपको मानवाधिकारों के नाम पर ब्लैकमेल करता है, लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा कि अमेरिका मानवाधिकारों की इतनी बात करता है लेकिन वहाँ पर कालों के साथ क्या व्यवहार होता है जी।
और कालों को कैसे कुचल दिया जाता है। तो आप पर मतलब अपने आर्थिक फायदों के लिए आप क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। तो रसिया के साथ जब आप जाएंगे तो आप सोचिए इस पूरे मार्ग पर जो देश मिलेंगे, इस पूरे मार्ग पर आप मध्य पूर्व के देशों में आसानी से जा सकते हैं। सबसे पहला फायदा। और उसके बाद काकेशस पर्वत से, जो पूरे के पूरे काकेशस एक विशाल पर्वत है, काकेशस आपको यूरोप भी पहुंचा देता है, काकेशस आपको एशिया भी पहुंचा देता है। और सबसे बड़ी बात है अजरबैजान जैसे देश मिल रहे हैं, ईरान से लगा अजरबैजान, फिर आर्मेनिया हो गया, फिर रूस हो गया और वहां से यूरोप हो गया। तो इसका फायदा ये होगा कि आने वाले समय में हमारा कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा पनपने की संभावना है। दूसरी बात है कि हमारी एक दुनिया में एक पहचान बनती जा रही है, खासकर जैविक खेती को लेकर, और बूम किया है। तो अब जैविक खेती जैसे जो ये पदार्थ होते हैं, जैव होते हैं, उसके साथ क्या होता है कि आप ज़्यादा दिन तक इनको ज़्यादा लंबी वो नहीं कर सकते। यदि उसका फ़ायदा लेना है, यदि उसके गुणों का फ़ायदा लेना है, तो इस मार्ग से आप बहुत जल्दी यूरोप पहुंचा सकते हैं। और यदि जैविक खेती का जो मार्केट भारत में बढ़ रहा है और यदि वो यूरोप तक पहुंचता है, यदि वो यूरेशिया के देशों तक पहुंचता है, तो उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। इससे कीमतें कम होगी। जब कीमतें कम होगी तो उसका नतीजा देखिए, अमेरिका ने क्या फायदा उठाया। अमेरिका ने हम पे टैरिफ इसलिए लगाया कि हमारी चीजों का भाव बढ़ जाएगा। जब हमारी कीमतें बढ़ जाएगी इंडियंस की, तो नतीजा होगा कि उस मार्केट में लोग खरीदेंगे नहीं। मतलब एक सोच समझ के प्रहार किया। अब हमारी कीमतें बहुत कम में जाएगी इस मार्ग से। और यह मार्ग जो है, इसका सबसे ज्यादा भारत और रूस को फायदा मिलने वाला है। उसके साथ साथ ईरान जैसे देशों को फायदा मिलने वाला है, जो अमेरिकन ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है। तो कुल मिलाकर जितनी कम यात्रा होगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल जा पाएगा। और ट्रांसपोर्ट में जो फायदा होगा वो टेक्सटाइल का हो सकता है, जैव का हो सकता है, तकनीकों का हो सकता है, कृषि उत्पादों का हो सकता है। और देखिए, जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ से हम जूझते हैं, जैसे अनाज हमारे यहाँ पर कई बार हम उसको ठीक से वो नहीं कर पाते और फिर सड़ने जैसी जो दिक्कतें होती है। तो अब हमारे यहाँ पर जो बम्पर गेहूं की खेती होती है, कृषि को हमने क्या बना लिया है, आय का एक जरिया बनाया है ना। हमने भारत में एक नाम दिया है कि आय का जरिया। कृषि अब जीने का साधन नहीं हो गई, आय का एक जरिया। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसानों को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेरा अगला सवाल उसी मुद्दे पर था भी। भारत की जो खाद्य सुरक्षा एजेंसी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच खाद्य सुरक्षा पर भी एक समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी मजबूती मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो फूड सेफ्टी का यह सहयोग भारत के खाद्य निर्यात आयात को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी देखिए, जो फूड सिक्योरिटी है उसको लेकर रूस की भी एक अपना ऑफिशियल जो उनका वो है, और भारत का भी होता है। अब फूड सिक्योरिटी के साथ एक बड़ी समस्या होती है। क्या होता है कि हमने यहाँ से डिब्बा पैक हमारा खाना जाता है, मान लीजिए हमने यूरोप भेजा, ठीक है, तो उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं समय के साथ यूरोप, और ये उसका दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अब रूस और भारत के बीच एक ऐसा विश्वास पनपने वाला है जिनके बीच ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। सबसे बड़ा तो फूड सिक्योरिटी का है। उसके साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी में दूसरा है कि बहुत सारे जो बीज हैं, बीजों का डेवलपमेंट जो दोनों देश मिलकर कर सकते हैं, तो उसमें फूड सिक्योरिटी में फायदा मिल सकता है। तीसरा फायदा मिल सकता है कि हमारी जो हरी हरी सब्जियां हैं, हरी हरी सब्जियों को हम यूरोप पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिस पर हमारी नजर है, रूस में बहुत सारे से खाली स्थान है जिसका फायदा उठाया चीन ने। बहुत सारे ऐसे मैदान है जहाँ पर मतलब आप सोच लीजिए कि इंसान नहीं मिलेंगे, लेकिन आप गायों को वहां पर चरा जरूर सकते हैं किलोमीटर। तो आने वाले समय में भारत की नजर है रूस के उन खाली स्थानों पर जहाँ पर हम जो है सब्जियों को उगा सक, वहां से भारतीय सब्जियों को हम आसानी से दूसरे देशों में भेज सकते हैं। तो ये सब जो दोनों है फूड सिक्योरिटी का, ये भारत और रूस के सहयोग से आने वाले समय में एक नए तरीके से दुनिया के सामने आने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेरा अगला सवाल मैडम आपसे है, भारत और रूस के नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त ई टूरिस्ट वीज़ा देने की घोषणा की है, जिसका अभी सर ने भी जिक्र किया था। ये कदम भारत में रूसी पर्यटकों की संख्या को बढ़ाकर और रूस में भारत के पर्यटकों की संख्या को बढ़ाकर पर्यटन उद्योग को किस तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? जैसे सर आपने कहा कि 30 दिन का वीज़ा जो है वो बेसिकली मुफ्त में, चाहे वो आप ग्रुप में आते हैं या फिर आप अकेले आते हैं, तो वो भारत की पहल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी घोषणा की थी अपने इस शिखर सम्मेलन में। उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो है वो हमारे पर्यटन पर रहेगा। और हम ये जानते हैं कि जो उनका अभिभाषण रहा था उसमें प्रधानमंत्री ने मेंशन भी किया था कि किस प्रकार से क्लामीकिया के जो बौद्ध फोरम इंटरनेशनल, जहाँ पर अवशेष रखे गए हैं भगवान बुद्ध के, उसके दर्शन करने कई लाखों की संख्या में लोग और तीर्थ जो यात्री हैं वो वहाँ पहुंचे थे। उसी के संदर्भ में उन्होंने पुतिन जी के सामने मेंशन भी किया था कि किस प्रकार से भारत में भी कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसका
विश्व में नाम है और जिनके लिए रूस से भी आने वाली जो टूरिस्ट हैं वो काफी लाभान्वित होंगे उन चीजों से। तो मुझे लगता है कि पहला सकारात्मक तो उसमें ये रहेगा कि हमारा आपसी जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, हमारे कल्चर का जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, उसमें हमारी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जैसा कि सर ने भी मेंशन किया, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जितना जुड़ाव सांस्कृतिक और मतलब आपसी समझ में भारत, रूस और जनरली दक्षिण एशिया के देशों में है, उतना शायद हम यूरोप या अमेरिका से उतना प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीज़ा फ्री की जो पॉलिसी है ये हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाएगी। उसके अलावा जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट डिप्लोमेसी की बात जो अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने भी कही थी, मुझे लगता है ये भी एक सकारात्मक रूप है जहाँ पर हम उनके देश की अच्छी और व्यवस्थित चीज़ों को समझेंगे जिन्हें हम अपने देश में लागू कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी हमारे यहाँ पर आकर, इतना विशाल, इतनी विविधताओं का देश है हमारा, उस देश में इतनी शांति के साथ इतनी सारी चीज़ों का होना और उन चीज़ों से हम अपने देश को विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है जो कि रूसी पर्यटक हमारे यहाँ से लेकर रूस लेकर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दो तो चीज़ें ये डेफिनेटली यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन जैसे पर्यटन बढ़ता है तो हम ये जानते हैं कि रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक विकास है, वो सारी चीज़ें उसके साथ साथ ही जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पर्यटन नहीं बढ़ेगा, पर्यटन से दोनों देशों के जो समझौते हैं और दोस्तियाँ, अगेन मैं उस पर फिर से जोर देना चाहूँगी कि उसमें बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ में विकास जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह का विकास हम चाह रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा समय हम आगे देखने को मिलेगा अगर ये नीति हमारी लागू हो जाती है। सब इसमें एक छोटी सी चीज़ और देखिए, रूस में इस्लाम धर्म के अनुयायी रहते हैं, ईसाई धर्म के रहते हैं, बौद्ध रहते हैं और यहूदी रहते हैं। ये मुख्य तौर पर वहाँ पर रहते हैं विभिन्न इलाकों में। बौद्ध धर्म के जो है दुनिया नहीं जानती कि बौद्ध धर्म बड़ा विशाल, रसिया के कई इलाकों में रहते हैं, मंगोलिया से लगे हुए इलाके। तो बौद्ध धर्म के हमारे यहाँ पर बहुत धर्म स्थल है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के इलाकों को मिलने वाला है। जो बौद्ध धर्म के रसिया के लोग आएंगे वो डेफिनेटली बिहार आएंगे। जो यहूदी धर्म को मानने वाले बहुत सारे, मॉस्को में तो बहुत ही लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो वो लोग मुंबई आएंगे और वो लोग गोवा आएंगे, जो फायदा मिलने वाला है। और जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो पूर्वोत्तर में आएंगे, मतलब मोटे तौर पर जो उनकी पसंद आ सकती। तो ये एक ऐसा समझौता है जिससे कि जो धार्मिक पर्यटन है, जो आध्यात्मिक पर्यटन है, उसको फायदा मिल सकता है इस यात्रा का। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मतलब सिर्फ नॉर्मल पर्यटन की बात नहीं हो रही है, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन है वो भी कहीं ना कहीं फलेगा फूलेगा। और अभी मैडम आपने भी जिक्र किया था कि जो रोजगार पैदा होगा, तो दोनों देशों ने इस रोजगार के क्षेत्र को देखते हुए भी मैन पावर मोबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा समझौता किया है, जिससे नागरिकों को एक दूसरे के देश में काम करने में आसानी होगी। इसको किस तरीके से देखती है मैम? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि लेबर मोबिलिटी समझौता जो कि लाया गया है वो कहीं ना कहीं इस चीज को, पहली बात तो एक्नॉलेज करता है, इस चीज को मानता है कि दोनों ही देश, चाहे वो रूस हो चाहे भारत है, उसमें जो युवा वर्ग है, खास करके भारत का अगर हम जिक्र करें तो अभी विश्व में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो है वो भारत की जनसंख्या में देखे जाते हैं, और वो कौशल कुशल दोनों ही तौर पर अगर हम लोग देखें तो वो अपने आप को विकसित करते जा रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया देखा, हमने हमारे जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत हमने कौशल विकास के बारे में बात की है। तो अगर इस तरह का जो अग्रीमेंट, जो समझौता हुआ है, उससे हमारे कामगार जो हैं उनको रशिया जाकर काम करने का मौका मिलेगा। अगर मैं उल्लेख कर सकूं तो ये मेंशन किया गया था टेलीग्राफ में कि किस प्रकार से इस दशक के अंत तक 3 लाख के आसपास रोजगार के अवसर जो हैं वो रूस में भारतीयों के लिए पैदा हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमने कहा, कृषि है, फार्मा है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन का पूरा जो है तकनीकी सुधार है, शिक्षा है, अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के रोजगार के अवसर जो हैं वो भारतीयों के लिए वहाँ पर खुल सकते हैं। तो इस समझौते से कहीं ना कहीं हमारा जो एक पलायन, या आप कह सकते हैं कि एक रुझान जो पहले अमेरिका और यूरोप की तरफ हो रहा था, उसको हम शायद फिर से अपने ही एक एशियन, पैन एशियन फिनोमिनन में जो है हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पर भारतीय शिक्षक, भारतीय युवा जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक रोजगार का और उनके लिए एक आगे बढ़ने का तरीका जो है वो वहाँ पे रशिया में वो लोग खोज सकते हैं। तो सिर्फ मोबिलिटी कामगारों की नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये विद्यार्थियों की भी रहेगी, ये कुशल अकुशल दोनों तरह के कामगारों के लिए रहेगी। और इसके हो जाने के बाद जो एक समस्या यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान हमारे बीच में आई थी कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ कामगार लोग यूक्रेन में फंसे थे और उनको बाहर निकाला, तो इस समझौते से कहीं ना कहीं
हम उस परेशानी को भी खत्म कर देंगे, जहाँ पर रूस भी इस समझौते को मानेगा कि उन्हें हमें ये व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी, ये हमारे सिक्योरिटी के काम उनको देने पड़ेंगे, और हमारे यहाँ से जाने वाले युवा के लिए भी एक, आप कह सकते हैं कि एक सुरक्षित माहौल वहाँ पर बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि खास करके भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, जहाँ पर हमारे युवा वर्ग को एक और नया देश, एक और नई संस्कृति को समझने और उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा अपने काम के संदर्भ में। ये तो हो गई हमारे देश और रशिया के बीच के संबंधों की बात, व्यापार की बात और तमाम क्षेत्रों की बात। अगर हम सामरिक क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि सर आपने अभी जिक्र किया था कि चाइना के साथ रशिया का एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, और चाइना जो है पाकिस्तान को बहुत हेल्प करता है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक है। तो चीन को नियंत्रण करने के लिए रशिया की वो भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर कुछ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, जिसको हमारे श्रोता हैं उनको समझना चाहिए। देखिए, चीन दुनिया में सबसे बड़ा पावर होने का ख्वाहिशमंद है जी, और उस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस की पहचान हमेशा एक सामरिक शक्ति के तौर पर रही, आर्थिक तौर पर नहीं रही जी। अब चीन जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो रसिया को हमेशा ये डर होता है कि जो स्थान रूस का है उसको कहीं चीन प्राप्त नहीं कर, मतलब चीन से सबसे ज्यादा आशंकित रहता है रूस। इसके बावजूद कि दोनों देशों के बीच बहुत बड़े व्यापार है, इसके बावजूद कि चीन ने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है, इसके बावजूद कि बहुत सारी जमीन खरीद रहे हैं वहाँ के व्यापारी, ख्वाबे कंपनी वहाँ पर चली गई, ये सब है। तो ऐसे में रूस के लोग भी चीन को पसंद नहीं करते हैं। रूस के लोग चीनियों को पसंद नहीं करते, वो भारतीयों को पसंद करते। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी, है ना, सर पे लाल टोपी रूसी, मतलब उनको पता है कि भारतीय लोग सिर पे रखते हैं, सम्मान देते हैं। चीनियों के साथ ऐसा नहीं है। तो इस यात्रा से जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है पुतिन को, चीन को यह संदेश गया है कि भारत के साथ हमारी मित्रता वैसी ही जैसे पहले थी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों रूस से मजबूत रिश्ते करने की कोशिशें की, तो फिर पुतिन ने संदेश दिया, देख ले, कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने कभी यात्रा नहीं की है, कहाँ की, पाकिस्तान की, रूस के कभी नहीं गए। इस बार पुतिन भी नहीं गए और न ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने की बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुतिन ने अपनी यात्रा में बहुत कहा कि हम भारत के साथ किसी भी कठिन से कठिन समय में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। चीन को भी संदेश है और पाकिस्तान को भी संदेश है। तो ये जो पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ बन रहा था, यह गठजोड़ पुतिन से आशंकित होगा, और पाकिस्तान उस बयान के बाद जरूर आशंकित होगा जिसमें पुतिन ने कहा कि तालिबान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी जो अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। आपने देखिएगा पुतिन के जाने के बाद अफगानिस्तान पे पाकिस्तान के हमले बंद हो गए। मतलब ये भारत की कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी। तो इस गठजोड़ को सबसे ज्यादा कोई प्रभावित कर सकता था तो भारत रूस की मित्रता कर सकती थी, और अंततः हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये मास्टर स्ट्रोक वैश्विक राजनीति को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाला है, ऐसी उम्मीद भी है हमें। भारत और रूस दोनों ही ब्रिक्स या एससीओ की हम बात करें, महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं। इन मंचों पर उनका सहयोग वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मंचों पर भारत और रूस की साझा भूमिका विश्व शांति और स्थिरता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? संक्षिप्त में इस चर्चा को हम अंत करते हुए क्या जवाब चाहूंगा सर? जी देखिए, बिल्कुल, ब्रिक्स में रूस और भारत है, और ब्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आर्थिक मंच है ब्रिक्स। उसके साथ ही साथ फिर आप जब संघीय कोऑपरेशन में आते तो वहाँ पर चीन भी चीन उसके साथ नजर आ जाता है, और हिंद महासागर से जुड़े हुए कुछ देश भी नजर आते हैं जी। तो ऐसे 2-3 संगठनों से भारत और रूस जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भारत का इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मान है क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यही सम्मान जो है वो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रूस की स्वीकार्यता को बढ़ाता है, और तीसरी दुनिया के देशों को शुभ संकेत देता है कि ऐसे मंचों पर भारत है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो यही भारत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि भारत की पहचान तीसरी दुनिया के नेतृत्वकर्ता के तौर पर रही है, और एक बार फिर उस पहचान के साथ हम दुनिया का नेतृत्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। भारत रूस संबंध दशकों पुराने भरोसे, सहयोग और साझेदारी का प्रतीक है, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा ने इन संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आने वाले वर्षों में ये साझेदारी न केवल दोनों देशों की प्रगति को गति देगी, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी एक स्थिर और संतुलित दिशा प्रदान करेगी। इसी सकारात्मक उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एक सार्थक विमर्श हुआ। हमारे दोनों अतिथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में